हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वाले वीडियो में बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के टूर का जो लास्ट मैच था डॉर्टमुंड के साथ, उसको लेके और जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं उनको लेके। बिना टाइम खराब किए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड और डॉर्टमुंड के बीच जो मैच था उसको लेके। मैनचेस्टर यूनाइटेड ये वाला मैच भी जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो टूर है उसका लास्ट मैच था, वो भी 2-3 से हार गया डॉर्टमुंड से। अगर देखा जाए ओवरऑल मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड उतना अच्छा खेला नहीं, और खास करके सेकेंड हाफ में जब मैच शुरू हुआ तो उस टाइम पे फर्स्ट 11 देख के मैं थोड़ा हैरान रहा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एरिक टेन हैग विल गो विद द फर्स्ट टीम, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो फर्स्ट हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ अच्छे मोमेंट्स प्रोड्यूस किए, उनमें से एक बढ़िया गोल भी दिया डिएगो डैलोट ने। लेकिन हम लोगों का वही पुरानी आदत और जो है कि इंडिविजुअल डिफेंसिव एरर्स, इंडिविजुअल डिफेंसिव मिस्टेक्स, और उसी के लिए हम लोग 90 सेकंड्स के अंदर 2 बैक टू बैक गोल्स कंसीड कर लिए फर्स्ट हाफ में। और अगर सेकेंड हाफ का बात करें तो सेकेंड हाफ में हम लोग उससे भी घटिया खेले, क्योंकि फर्स्ट हाफ में फिर भी थोड़ा बहुत कुछ हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा बहुत पासिंग हो रहा था, हालांकि वो अप टू द मार्क नहीं था। लेकिन सेकेंड हाफ का अगर बात करें तो सेकेंड हाफ में हम लोग बहुत ही घटिया खेले। जो मैच के बाद एरिक टेन हैग ने भी बोला कि कोई भी प्लेयर उनका कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया सेकेंड हाफ में। दे डिड नॉट लुक लाइक अ टीम, सिर्फ देख के लग रहा था कि 11 इंडिविजुअल्स खेल रहे हैं। उसके बाद सेकेंड हाफ के एंड में 2-3 चांसेस क्रिएट भी किया, लेकिन उसको एज यूजुअल कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो देखिए, जो फ्रेंडली मैच होता है या फिर जो प्री सीजन का मैच होता है, इट इज नॉट अबाउट द रिजल्ट्स, इट इज नॉट अबाउट द स्कोर लाइन, इट इज अबाउट द परफॉर्मेंस एंड इट इज अबाउट द मेंटालिटी यू आर शोइंग ऑन द पिच, ताकि प्री सीजन खत्म होने के बाद जब असली सीजन शुरू होता है तो तब आप वो जो कॉन्फिडेंस है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सको। लेकिन डॉर्टमुंड के साथ मैच में ऐसा हुआ नहीं, और एरिक टेन हैग वाज फ्यूरियस आफ्टर द मैच, और जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अगर आप खेल रहे हो, वो फ्रेंडली हो या फिर ऑफिशियल मैच हो, तो आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हर वक्त डिलीवर करना पड़ता है। अगर वो आप नहीं कर पाते तो आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो जर्सी है वो पहनने के लायक नहीं हो। इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड का ओल्ड ट्रैफर्ड में और 2 फ्रेंडलीज हैं, तो उसमें हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं बिल्कुल सीजन शुरू होने से पहले वो ही देखने वाली बात होगी। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं ट्रांसफर अपडेट्स को लेके। तो रास्मुस हॉयलैंड इज फ्लाइंग टू इंग्लैंड टुडे। आज उनका मेडिकल हो जाएगा और इसके बाद जितने भी साइनिंग फॉर्मेलिटीज है वो हो जाएगा। तो इस हफ्ते के अंदर ही ऑफिशियल न्यूज जो है वो आ जाएगा कि रास्मुस हॉयलैंड इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। इसके बाद बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगले साइनिंग्स या फिर आउटगोइंग्स को लेके, जो फैब्रिजियो ने उसके लेटेस्ट वीडियो में बोला उसको लेके। फैब्रिजियो ने ये चीज कंफर्म किया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड विल सेल फ्रेड इन दिस ट्रांसफर विंडो। वो अभी हो या बाद में हो, फ्रेड को मैनचेस्टर यूनाइटेड इस ट्रांसफर विंडो में ही बेचेंगे। लेकिन फ्रेड का सेल को लेके अभी भी किसी क्लब के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। देखते हैं कब तक हम लोग फ्रेड को बेच पाते हैं। इसके बाद फैब्रिजियो ने जो बोला वो है कि आपका सोफियान अमराबाद इज रियली वांटेड टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन जब तक मैनचेस्टर यूनाइटेड सेल नहीं करता तब तक मैनचेस्टर यूनाइटेड सोफियान अमराबाद के लिए आगे नहीं जाएगा, जो कि पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बोला था और फैब्रिजियो ने भी बहुत दिन से बोल रहा है। इसके बाद फैब्रिजियो ने जो चीज बोला वो है कि आपका स्कॉट मैकटोमिने और हैरी मैगवायर, इन दोनों को लेके कोई गारंटी नहीं है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दोनों को बेचेगा ही बेचेगा, क्योंकि इन दोनों के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड जो प्राइस टैग तय किया है, अगर वो प्राइस टैग या फिर उसके आसपास कोई प्राइस टैग मैच नहीं होता तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इस ट्रांसफर विंडो में स्कॉट मैकटोमिने और हैरी मैगवायर को नहीं बेचेंगे। तो देखिए, इसमें मेरा जो कहना है वो है कि अगर स्कॉट मैकटोमिने के लिए सही प्राइस नहीं मिलता और आप लोग स्कॉट मैकटोमिने को नहीं बेचते तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्कॉट मैकटोमिने को आप एज ए रोटेशनल प्लेयर हियर एंड देयर यूज कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड कि हम लोग का जो स्क्वाड है वो थिन है। लेकिन अगर आप हैरी मैगवायर को नहीं बेच पाते तो उसमें मेरा थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि एक हैरी मैगवायर का सैलरी बहुत हाई है, दूसरा कि हैरी मैगवायर ये वाला सिस्टम में फिट नहीं होता, उसको लेके आप हाई लाइन नहीं खेल सकते। अगर हैरी मैगवायर जैसा प्लेयर आपकी टीम में है तो आपका बैकलाइन को बहुत लो मेंटेन करना होता है और डीप डिफेंसिव प्ले करना होता है मैच में, तो जो कि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये एरिक टेन हैग का प्लेइंग स्टाइल नहीं है। और तीसरा पॉइंट है कि अगर आप हैरी मैगवायर को सेल नहीं कर पाते तो आप कोई दूसरे सेंटर बैक भी नहीं लाएंगे। तो इसीलिए अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हैरी मैगवायर को हम लोग बेच पाएंगे कि नहीं। अभी तो चांसेस बहुत कम ही लग रहे हैं, और हैरी मैगवायर भी
मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के कोई दूसरे क्लब में नहीं जाना चाहता, ऑब्वियसली, क्योंकि उसका सैलरी बहुत हाई है और अगर दूसरे क्लब में वो जाएगा तो वहां पे उसको तो इतना सैलरी नहीं मिलेगा। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसको फर्स्ट 11 नहीं भी मिलता है, गैरेथ साउथगेट तो उसको इंग्लैंड में हमेशा रेगुलर फर्स्ट 11 में पिक करता ही है ना, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैरी मैगवायर की तरफ से देखो तो वो अपने फर्स्ट 11 पोजीशन के लिए कितना फाइट करेगा, कितना डेडिकेशन दिखाएगा, इसमें मुझे बहुत सारा डाउट्स है, क्योंकि पब्लिकली तो वो ऐसा बोल नहीं सकता। पब्लिकली वो ऐसा ही बोलेगा कि आई वांट टू फाइट फॉर द प्लेस इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, और एरिक टेन हैग भी पब्लिकली वो ऐसा ही बोलेगा कि हैरी मैगवायर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन एरिक टेन हैग का अगर बस चले तो हैरी मैगवायर को एक चांस पे वो सेल कर दे और कोई दूसरा सेंटर बैक को लेके आए। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि हैरी मैगवायर के लिए वेस्ट हैम फर्दर बीट करता है कि नहीं। अगर बीट करता है तो दुआ कीजिए कि वो 30 या 35 मिलियन के आसपास हो जाए। अगर वैसा हो जाता है तो आई हैव अ गट फीलिंग कि अगर 35 मिलियन के आसपास भी हो जाता है ना तो मैनचेस्टर यूनाइटेड हैरी मैगवायर को छोड़ देंगे, क्योंकि एरिक टेन हैग चाहता है हैरी मैगवायर को बेचना और कोई सुटेबल सेंटर बैक लाना जो उनके सिस्टम में फिट हो। और इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो आउटगोइंग है, फैब्रिजियो ने ये चीज भी बोला है कि डॉनी वैन डर बीक का भी चांसेस है, 99% चांसेस है कि डॉनी वैन डर बीक भी सेल हो जाए। लेकिन डीन हेंडरसन को लेके अभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। डीन हेंडरसन का जो केस है वो थोड़ा पेचीदा हो गया, क्योंकि गोलकीपर्स को लेके एक अजीब चीज चल रहा है इस ट्रांसफर विंडो में, जिसको आप डोमिनो इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो वो है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहले डेविड डी गिया चला गया और मैनचेस्टर यूनाइटेड ओनाना को लेके आया इंटर मिलान से। उसके बाद इंटर मिलान यान सोमर को ला रहा है बायर्न म्यूनिख से। तो बायर्न म्यूनिख जा रहा था डेविड राया के लिए और नॉटिंघम फॉरेस्ट में जा रहा था डीन हेंडरसन मैनचेस्टर यूनाइटेड से। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि आर्सेनल अभी रेस में एंटर कर चुका है डेविड राया के लिए और डेविड राया अभी जाना चाहता है आर्सेनल में। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर डेविड राया आर्सेनल में जाना चाहता है तो आर्सेनल को मैट टर्नर को छोड़ना होगा, और अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट चाह रहा है कि मैट टर्नर को वो लोग साइन करे। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो गया, इससे प्रॉब्लम हो गया मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो हम लोग डीन हेंडरसन को जो सेल करना चाह रहे थे उसमें अभी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क पड़ गया, और उसके साथ साथ बायर्न म्यूनिख को भी अपने लिए एक नया गोलकीपर ढूंढना पड़ रहा है। लेकिन कल फैब्रिजियो ने ये चीज बोला कि अभी भी नॉटिंघम फॉरेस्ट ये फाइनल डिसीजन नहीं लिया कि वो लोग मैट टर्नर को ही लेंगे या फिर डीन हेंडरसन को लेंगे। तो इस हफ्ते के अंदर इस चीज में एक क्लैरिटी आ जाएगा कि नॉटिंघम फॉरेस्ट कौन से प्लेयर को साइन करेंगे। तो तब तक हम लोग को वेट करना होगा और देखना होगा कि नॉटिंघम फॉरेस्ट डीन हेंडरसन के लिए जाता है कि नहीं, और अगर नहीं जाता है तो डीन हेंडरसन के लिए कोई दूसरा क्लब आता है कि नहीं, क्योंकि डीन हेंडरसन को क्लब में रखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो देखते हैं अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड से कौन सा आउटगोइंग होता है और उसके बाद कितने दिनों में हम लोग सोफियान अमराबाद के लिए जाते हैं। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं बायर्न म्यूनिख को लेके। तो फैब्रिजियो का लेटेस्ट रिपोर्ट में उसने ये चीज कंफर्म कर दिया कि डैनियल लेवी के साथ बायर्न म्यूनिख के ऑफिशियल्स का मीटिंग हो गया और बायर्न म्यूनिख इज रियली पुशिंग फॉर हैरी केन, और हैरी केन के लिए वो लोग जो लेटेस्ट बीट करने वाले हैं वो आपका 100 मिलियन यूरो के आसपास ही होगा। तो अभी भी मुझे लगता है इस डील में बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि डैनियल लेवी के ऊपर कोई भरोसा नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। और बायर्न म्यूनिख की तरफ से अगर आप सोचो तो वो लोग हैरी केन के लिए इतना पैसा खर्च करने के लिए रेडी है, इसलिए वो लोग गोलकीपर की पोजीशन में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही सुनने को आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं लिवरपूल को लेके। तो लिवरपूल का जो रोमियो लाविया वाला बीट था वो रिजेक्ट हो गया और अभी लिवरपूल इज प्रिपेयरिंग फॉर अ सेकंड बीट। फैब्रिजियो ने भी ये चीज कंफर्म किया है कि प्लेयर के साइड से कोई इशू नहीं है, बस दोनों क्लब के बीच फाइनल प्राइस को लेके एक एग्रीमेंट में रीच करना है, तो वो ही अभी भी बाकी है। तो देखते हैं कब तक दोनों क्लब के बीच ये एग्रीमेंट हो जाता है फाइनल प्राइस को लेके और लिवरपूल अपना ऑफिशियल बीट सबमिट करता है और ये डील क्लोज करता है। इसके बाद बात करेंगे आर्सेनल को लेके। जैसे मैंने पहले बोला तो डेविड राय के लिए आर्सेनल मार्केट में पुश कर रहे हैं और ऐसा ही लग रहा है कि डेविड राय विल ज्वाइन आर्सेनल। तो डेविड राय अगर आर्सेनल में जा रहा है तो आर्सेनल के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डेविड राय इज अ वेरी गुड गोलकीपर। तो अगर आप लास्ट सीजन में उनका स्टैटिस्टिक्स देखें तो वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन आर्सेनल में डेविड राय जाने के बाद कौन नंबर 1 गोलकीपर के लिए टॉप चॉइस होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि राम्सडेल भी आर्सेनल के सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया गोलकीपर है। तो दोनों गोलकीपर के बीच एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा, ये तो तय है। उसके बाद ही आर्टेटा डिसाइड करेगा कि कौन नंबर 1 गोलकीपर होगा। तो इसके बाद बात करते हैं चलिए चेल्सी को लेके। तो चेल्सी से और एक हियर वी गो आ गया कि चेल्सी आउट ऑफ नोवेयर अचानक से एक्सेल डिसासी को साइन कर लिया और एक्सेल डिसासी का अभी मेडिकल हो रहा है। उसके बाद जितने भी सारे साइनिंग फॉर्मेलिटीज है वो होगा और उसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो ये जो डील है वो है आपका 45 मिलियन यूरो का और वो भी 5 साल के लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एक्सेल डिसासी का बहुत दिन से लिंक आ रहा था, लेकिन सबको पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जब तक हैरी मैगवायर को सेल नहीं कर पाता
होता तब तक वो लोग नए सेंटर बैक के लिए नहीं जा पाएंगे। उसी के खातिर और एक प्लेयर हम लोग के हाथ से चला गया और एक्सेल डिसासी चेल्सी में ज्वाइन कर लिए। चेल्सी के साथ एक्सेल डिसासी का ये मूव को लेके कोई भी न्यूज कहीं पर भी लीक नहीं हुआ था, डायरेक्ट हियर वी गो आ गया। और इसके बाद चेल्सी से जो दूसरा न्यूज है वो है आपका लेवी कॉलविल अपना नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया 2029 तक, जो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है चेल्सी फैंस के लिए। और इसके बाद फैब्रिज़ियो ने और एक चीज कंफर्म किया कि चेल्सी के साथ काइसेडो वाला जो डील है वो अभी भी ऑन है। चेल्सी आर स्टिल पुशिंग फॉर काइसेडो। तो ये सागा कब तक खत्म होगा उसमें कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है। और इसी के साथ चेल्सी ब्राइटन में से और एक प्लेयर खरीदने की ट्राई कर रहे हैं और वो है आपका रॉबर्ट सैंचेज। तो मुझे लग ही रहा था कि चेल्सी शायद इस ट्रांसफर विंडो में कोई गोलकीपर लाएगा, क्योंकि केपा के ऊपर इतना डिपेंडेंट होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि केपा का भी बहुत सारा लिमिटेशंस है। तो इसीलिए वो लोग एक नया गोलकीपर के पीछे जाएंगे, ये तो ऑब्वियस था। लेकिन वो लोग इतना दिन वेट क्यों कर रहे थे वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो वो लोग रॉबर्ट सैंचेज को लेके ब्राइटन के साथ अभी नेगोशिएशन कर रहा है। और फैब्रिज़ियो ने ये चीज भी कंफर्म किया है कि शायद ये डील बहुत जल्द हो जाए, क्योंकि ब्राइटन के साथ चेल्सी का जो रिलेशन है वो खराब नहीं हुआ है। अभी देखते हैं कि ये वाला डील कब तक होता है और उसके साथ साथ काइसेडो वाला डील में कुछ प्रोग्रेस होता है कि नहीं। इसके बाद चेल्सी में से और एक न्यूज आ गया, वो है कि चेल्सी इज नेगोशिएटिंग विद जुवेंटस फॉर अ स्वैप डील बिटवीन लाहोविच एंड लुकाकू। जुवेंटस को लुकाकू लेना है और जुवेंटस को लाहोविच बेचना है। और ये डील का जो स्ट्रक्चर है वो होगा कि चेल्सी को लुकाकू के साथ अपफ्रंट कैश पे करना होगा फॉर लाहोविच। लुकाकू के लिए जुवेंटस सामने से कोई फी पे नहीं करेगा। अभी देखते हैं कि दोनों क्लब के बीच में एग्रीमेंट रीच होने में कितना टाइम लगता है। इसके बाद बात करेंगे डेम्बेले का जो सिचुएशन है उसको लेके। तो जितने भी टियर 1 सोर्सेस हैं सबने ये चीज कंफर्म किया है कि डेम्बेले पेरिस सेंट-जर्मेन को येस बोल चुका है और पेरिस सेंट-जर्मेन भी डेम्बेले को साइन करना चाहता है। लेकिन पहले जो न्यूज आ रहा था कि पीएसजी ने ये रिलीज क्लॉज एक्टिवेट कर दिया है, वो लोगों ने एक्टिवेट नहीं किया है और ये चीज आपका 31 जुलाई के अंदर ही करना था। लेकिन पीएसजी और बार्सिलोना के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं उसके दौरान और पीएसजी ये जो रिलीज क्लॉज है वो ट्रिगर नहीं कर पाए। लेकिन ये डील होगा ऐसा ही सुनने में आ रहा है। तो अभी पीएसजी को डेम्बेले के लिए एक फी पे करना होगा बार्सिलोना को और उसी के लिए दोनों क्लब के बीच अभी भी बातचीत चालू है। इसके बाद बात करेंगे एम्बापे को लेके और एम्बापे वाला सिचुएशन में भी अभी भी कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एम्बापे का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करने का जो डेडलाइन था वो था आपका 31 जुलाई, जो कि चला गया है। तो अभी एम्बापे का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हो सकता है और पीएसजी इज डिटरमाइंड टू सेल एम्बापे। लेकिन अभी भी रियल मैड्रिड एम्बापे के लिए कोई ऑफिशियल बिड सबमिट नहीं किया। लेकिन एक चीज का कंफर्मेशन सारे टियर 1 सोर्सेस से ही मिल रहा है कि एम्बापे के साथ रियल मैड्रिड का जो एग्रीमेंट है वो हो चुका है और ये चीज पीएसजी को भी मालूम है। और उसमें कितना टाइम लगेगा ऑफिशियल बिड सबमिट करने में ये भी किसी को नहीं मालूम। तो देखते हैं कि रियल मैड्रिड कोई ऑफिशियल बिड कब तक सबमिट करता है या फिर वो कोई बिड सबमिट ही नहीं करता और पीएसजी में ही एम्बापे रुक जाता है और अगले ट्रांसफर विंडो में फ्री एजेंट रियल मैड्रिड में ज्वाइन करता है। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे, क्योंकि जितने भी सारे मेजर ट्रांसफर न्यूज थे सबको ही मैं मोरलेस कवर कर चुका। इसके बाद अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाता है या फिर कोई मेजर न्यूज आ जाता है तो उसको लेके मैं ऑब्वियसली एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जिनको फुटबॉल पसंद है, जो लोग फुटबॉल को लेके कल्चर करते हैं। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड वी स्टैंड।